हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स से स्टार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर है दैट इज़ अबाउट द स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। तो आपको ये जानना होगा कि हमारे पास दो तरह के इस तरह अकाउंट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं नोस्ट्रो एंड यानी कि NOSTRO, और एक है हमारे पास वोस्ट्रो। तो यहाँ पर ये जो दो स्पेशल अकाउंट्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नोस्ट्रो अकाउंट को पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे वोस्ट्रो अकाउंट क्या है। नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है कि अगर हमारा कोई इंडियन बैंक है जैसे कि SBI है, अगर SBI जो कि एक इंडियन बैंक है वो फॉरेन कोई अमेरिका में अगर अपना बैंक जो SBI बैंक है अगर वो फॉरेन के अंदर अपना कोई अकाउंट वहाँ मेंटेन करता है, वहाँ की करेंसी में डॉलर्स में करता है अगर, तो उसको हम बोलेंगे नोस्ट्रो अकाउंट। अगर कोई फॉरेन का बैंक इंडिया में यहाँ की करेंसी में अपना कोई अकाउंट मेंटेन करता है तो उसको हम बोलेंगे दैट इज ही वॉस्ट्रो अकाउंट। तो सिंपली आपको याद रखना है नोस्ट्रो अकाउंट होता है जो हमारे बैंक्स फॉरेन के अंदर अपने अकाउंट को मेंटेन रखते हैं फॉरेन करेंसी में, और जबकि वॉस्ट्रो अकाउंट में फॉरेनर बैंक इंडिया के अंदर अपने अकाउंट को इंडियन करेंसी में मेंटेन करते हैं। तो ये ना एक्चुअली क्यों किया जाता है, ताकि जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो उनको करेंसी डिपॉजिट वगैरह करने में ईजीनेस रहे। तो आपको इस यहाँ पे ब्रॉडली सिर्फ ये समझना है कि स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट अभी न्यूज़ में था, जिसके अंदर यहाँ पर दीज आर द अकाउंट्स ओपन बाय द फॉरेन एंटिटीज विद द इंडियन बैंक्स, यानी कि फॉरेनर्स जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेंगे, वो भी इंडियन करेंसी के अंदर। तो इससे रिलेटेड है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर ये फैसिलिटेट करेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके अंदर जो हम पैसे का लेन देन करते हैं उसमें इंडियन रुपीज़ के अंदर वो लेन देन यहाँ पे या फॉरेन करेंसी में लेन देन जो है काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, और इसे 2022 के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जब से ट्रंप ने ऑल ओवर द वर्ल्ड WTO से या जैसे टैरिफ लगाने की उसने शुरुआत की है, तो तब से WTO का रोल भी बीच में आ गया है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने आपस में जो लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करने की शुरुआत भी की है। तो इसीलिए इस तरह के अकाउंट जो हैं वो न्यूज़ के अंदर रहते हैं। बस आपको इसमें इतना याद रखना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि WTO का रोल जो है वो, क्योंकि WTO बनाया इसीलिए गया था कि वर्ल्ड में जो ट्रेड रिलेटेड कोई जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कभी डिसरप्ट ना हो, कभी उनके अंदर बीच में कोई किसी तरह की रुकावट ना आए। इसीलिए WTO को हमेशा एक एक्टिव बॉडी के रूप में देखा जाता है। तो आपने यहाँ पर ये जानना है कि आखिरकार WTO का जो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है वो हमारे पास कहाँ आ सकते हैं। जैसे कि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्चुअली 1948 में ये WTO नहीं थी, उस समय पर थी दैट इज GATT, जिसका मतलब होता है कि जनरल एग्रीमेंट था देशों के बीच में, एक अपना जनरल एग्रीमेंट था ट्रेड और टैरिफ को लेकर, यानी कि व्यापार और उनसे संबंधित जो हम टैक्स लगाते हैं उसको टैरिफ बोलते हैं। तो उनसे जुड़ा हुए बॉडी का नाम था GATT। तो शुरुआती दौर में जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, उसके बाद यहाँ देखा गया था कि कैसे हम आपस में जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या करेंगे। तो इसीलिए GATT का उस समय पर जन्म हुआ था। लेकिन GATT के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि वो सिर्फ उन्हीं टेंजिबल चीज़ों को लेकर ही वो डिस्कस कर सकते थे, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर एक देश इंडिया से अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे चाय करें या कॉफ़ी अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं या पेट्रोलियम करते हैं, तो ये टेंजिबल थिंग्स हैं, यानी कि दिखाई देती है, इनको आप टच कर सकते हो। बट हमें आज के टाइम पर आप देखते हैं कि नेटफ्लिक्स है या अमेजन है, ये एप्लीकेशंस हैं और ये सर्विस है अपने आप में, ये कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है। तो अब सर्विसेज को लेकर भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो कि एक देश दूसरे देशों में किस तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा कितना नहीं। तो इसीलिए गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करते हुए हमने GATT को बाद में यहाँ चेंज किया और इसका नाम बना था WTO। तो आपने याद रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे पास 1995 में 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्ट हो गया था। और इसको आपने याद रखना है यहाँ पे माराकेश अग्रीमेंट जो 1994 में हुआ था उसके तहत ये काम किया गया था। और माराकेश एग्रीमेंट तक सभी देश कैसे पहुंचे थे, क्योंकि जो यूरुग्वे राउंड चल रहे थे, यानी कि आपस में बातचीत के दौर चल रहे थे, उनको राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन कहा जाता है। तो आपने याद रखना है यूरुग्वे जो राउंड ऑफ नेगोशिएशन के बाद यहाँ पर माराकेश जो एक अग्रीमेंट होता है आपस में इनका, उसके बाद ही WTO जो है अपना काम स्टार्ट करता है 1 जनवरी 1995 से। तो आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये ट्रेड मतलब जो WTO है वो आज गुड्स सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेकर भी यहाँ पर अपने किसी देश को अगर ये दिक्कत आती है कि एग्जाम्पल के लिए अगर इंडिया में कोई चीज़ यहाँ की स्पेसिफिक है और हमने उसका पेटेंट करवा रखा है, लेट्स से नीम,
नीम के जो प्रोडक्ट हैं अगर इंडिया में वो पेटेंटेड हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो अमेरिका कल ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो वहाँ का प्रोडक्ट है और उसके ऊपर वो एक्सक्लूसिव राइट्स अपने क्लेम नहीं कर सकता। तो आपको ये याद रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप इनको बौद्धिक संपदा बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब है जैसे कोई अगर राइटर मूवी लिखता है, कोई अपना कोई नॉवल लिखता है, तो ये सभी, कोई सॉन्ग लिखता है, कोई स्क्रीन प्ले लिखता है, तो ये सभी चीज़ें जो है ना किसी पर्सन ने मेहनत करके उनको अर्न किया है या उनको फॉर्मुलेट किया है, बनाया है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर उस पर्सन का अधिकार है, तो उनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो WTO का रोल है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी मेंटेन करना है और इससे जुड़ी हुई शिकायतों का निवारण भी किया जाता है। तो आपने सिर्फ याद रखना है। और इंडिया यहाँ WTO का मेंबर 1995 से ही है, 1 जनवरी से, और हम तो इवन GATT के मेंबर भी थे जो कि 1948 से हम वहाँ के मेंबर भी रहे हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन स्टेट PCS के अंदर आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे WTO के कुछ फेमस अग्रीमेंट्स हैं जिनके अंदर हम ट्रेड से रिलेटेड यानी कि व्यापार से संबंधित जो समझौता है उसको बोलते हैं ट्रिम्स, और इसी तरह से एक होता है ट्रिप्स जो कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सेव करने से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रिप्स। और एक है यहाँ पे अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ऑल्दो इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट और भी हैं, लेकिन ये फेमस है तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है वो किससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे WTO से जुड़ा हुआ एक अग्रीमेंट है, या ट्रिप्स या ट्रिम्स भी। इसके बाद हम देख रहे हैं इसी के साथ जुड़ी एक टर्म थी, दैट इज ही मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है कि जब कुछ देश आपस में जुड़कर किसी एक विशेष यानी कि स्पेसिफिक चीज से जो जुड़ा हुआ एक मुद्दा है उसके ऊपर अपना कंसंट्रेट करें, उस पर आपस में सहयोग करें, कॉपरेशन को बढ़ाएं, तो उसको बोलते हैं मल्टीलेटरलिज्म। तो इसमें वही बात कही गई है, जब इंटरनेशनल कॉपरेशन होती है 3 और मोर स्टेट्स के बीच में, जहां पर वो आपस में बैठकर उससे संबंधित कानून नियम वगैरह तय करते हैं, बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, टारगेट्स को टाइम बाउंड मैनर में अचीव किया जाता है, दैट इज नोन एज मल्टीलेटरलिज्म। आपको बस ये टर्म पता होनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर पूरे वर्ल्ड में आज हम पॉलिटिकल और एक सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास यूनाइटेड नेशन है जहां पर बहुत सारे देश आपस में बैठ के अग्रीमेंट्स पर साइन करते हैं और उन पर अग्रीड होते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक को लेकर यानी कि वाणिज्य वगैरह को लेकर जो WTO, जैसे अभी बताया कि WTO उन शिकायतों का निवारण करता है, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा जो डिस्प्यूट्स ट्रेड से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है। तो हमने व्यापार से जुड़े हुए हमारे पास मल्टीलेटरल बॉडीज हैं, जैसे WTO है, इसी तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है। तो आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ये जस्ट एक आपकी नॉलेज के लिए, आपको पता होगा तो अच्छा रहेगा। इसी तरह वर्ल्ड में हमने क्लाइमेट को और एनवायरनमेंट को एक सेव करना है, उससे जुड़े हुए मुद्दों को हमने रिजॉल्व भी करना है, तो उसके लिए हमारे पास जैसे पेरिस अग्रीमेंट वगैरह हम सभी देशों ने आपस में किया है। सभी देश इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, कुछ देशों ने जिन्होंने किया है। तो ये एक मल्टीलेटरल अप्रोच है जिसमें कुछ देश मिलकर इस पेरिस अग्रीमेंट के थ्रू क्लाइमेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एक न्यूज है यहाँ पे, दैट इज 100 ईयर्स ऑफ द काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। 1925 में जब काकोरी एक एक्चुअली जगह है जो कि लखनऊ यानी कि यूपी के अंदर है ये, और यहाँ पर क्या बताया गया था, काकोरी विलेज क्लोज टू द लखनऊ दैट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि इसमें क्या क्या हुआ था मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1925 को ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जिसके तहत ट्रेन का नंबर जो था हमारे पास ये है नंबर 8 डाउन ट्रेन थी, जो कि शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए जा रही थी। और इसके अंदर मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो फंड्स थे वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। तो इस ट्रेन के ऊपर मतलब अटैक किया था जो कि इंडियन रेवोल्यूशनरी से, ताकि उन फंड्स को यूज किया जा सके इंडियन रेवोल्यूशन के लिए, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होना था। तो आपको इसमें याद रखना है ये एक इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा यहाँ थोड़ी बैकग्राउंड जानते हैं इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था, ये इंसिडेंट क्यों हुआ था। क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 के अंदर, और उसके बाद जो यंगस्टर्स थे उनके मन में बहुत था कि वो किसी न किसी तरह से इस चीज़ का बदला लें। लेकिन उस समय पर गांधी जी भी बहुत एक्टिव थे, तो उन्होंने अपना एक नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन भी चला दिया था, जो कि 1922 में उन्होंने सस्पेंड कर दिया था।
जब ये प्रोग्राम एक अहिंसावादी प्रोग्राम था जिसको असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, तो जब इसको सस्पेंड किया गया तो यंगस्टर्स को लगा कि उन्हें अब कोई दूसरा रूट लेना होगा अपने एम को टारगेट करने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने बनाया था हिंदुस्तान रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन, जिसे एचआरए भी कहा जाता है, 1924 में। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। इसमें यहाँ पर तो लेकिन इनकी प्रॉब्लम थी कि इन्हें फंड्स चाहिए थे, और वो फंड्स इतने ज़्यादा मतलब अरेंज करना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए इनको इस तरह का जो काकोरी इंसिडेंस से वो फंड्स ये अपना कर सकते थे, अरेंज कर सकते थे अपने लिए। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए इसकी बैकग्राउंड, थोड़ा इसमें एक याद रखना है आपने, इन पर्सनालिटीज़ को जिन्हें हाईलाइट किया गया है इनके नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो रिवोल्यूशनरीज में इन्वॉल्व थे वो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी मेंबर्स थे एचआरए के, और इन सभी ने यहाँ इसे स्टार्ट किया था। मतलब ये सभी इस एक काकोरी एक्शन के पार्ट थे। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए, पूछ ले जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इसका रिस्पॉन्स कैसे यहाँ पे दिया गया? जब ब्रिटिशर्स ने क्रैकडाउन किया तो उन्होंने मतलब बहुत तेजी से जो लोग इसमें इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व थे उन सभी को पकड़ना स्टार्ट किया। तो इसीलिए यहाँ पे नाम आता है बहुत, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि वो 4 शहीद कौन है जिन्हें फांसी की सज़ा इससे जुड़े हुए थे और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इससे हमारी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ उसको काफ़ी झटका भी लगा, और चंद्रशेखर आज़ाद ही एक ऐसे रिवोल्यूशनरी थे जो कि पुलिस की पकड़ में नहीं आए थे। अब आपको इसी के साथ जो है एचआरए के बारे में पता होना चाहिए। हिंदुस्तान रिवोल्यूशनरी जो रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसके रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन भी कहा जाता है, कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा। आपको इसमें पता होना चाहिए क्यों बनाई गई थी, क्योंकि 1922 में ऑल ऑफ सडन जब गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था, तो इसीलिए जो यंगस्टर्स थे वो डिसइल्यूजन थे गांधी जी की विजन के साथ और आइडिया के साथ, तो इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया था एचआरए। और इसे अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इसको जो है ना, मतलब ये एक फाउंडिंग मेंबर्स है इसके, तो इन्होंने कानपुर में 1924 में इसको बनाया था। कई बार क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी एक्टिविटी पहले हुई थी, तो इसीलिए आपको ईयर्स भी याद होने बहुत जरूरी हैं। 1 जनवरी 1925 को जो एचआरए था, इसने अपना क्रांतिकारी नाम से मैनिफेस्टो यानी कि एक पेज पर लिख के जारी किया कि हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं मैनिफेस्टो, उसका नाम था क्रांतिकारी। इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इनका एक एम ये भी था, ये क्वेश्चन भी आता है कि इनका एम क्या था इस एसोसिएशन का, कि इंडिया को जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे स्टेट्स को ज्यादा पावर्स दी गई हैं, तो इसी तरह से इंडिया में भी जो स्टेट्स हैं उन्हें अपनी पावर्स, अपने लोगों को रेगुलेट, अपने लोगों के लिए कानून बनाने की पावर ज्यादा मिलनी चाहिए, इसीलिए फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने आर्म्ड रेबिलियन या रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट करने की कोशिश की। तो एचआरए का ऑब्जेक्टिव आपको पता हो। हालांकि बाद में इन्होंने अपना जो है ना अपने आप को रीनेम किया 1928 में, यानी कि 4 साल बाद इन्होंने अपना नाम रखा है यहां पर, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि इन्होंने अपना नाम एचएसआरए रखा यहां पर। अब इन्होंने अपनी जो सोच विचार में सोशलिस्ट एक एंगल ले आए थे लोग, और ये काम कब हुआ, जब ये लीडरशिप चंद्रशेखर आजाद के अंडर थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस समय पर कौन कौन लोग एक्टिव थे जब एचएसआरए था यहाँ पे? दैट्स भगत सिंह सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर, ये की पार्टिसिपेंट थे जो इस एचएसआरए का पार्ट थे। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सारे नाम याद रखना। और इस समय पर ना इनका गोल क्या था? सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद। इनकी जो एसोसिएशन थी उसका एक एम था कि हमने समाज के लिए काम करना है, समाज को हमने प्रमुखता देनी है, इसीलिए हमारा जो टारगेट है समाज के जो डिफरेंट हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हुए हमने समाज के सभी लोगों को आगे लेकर जाना, यही है सोशलिज्म, समाजवाद। तो इसीलिए बाद में एचएसआरए ने काफ़ी एक्टिविटीज़ को भी आगे, हालांकि इनका जो स्टाइल था उस स्टाइल के अंदर समाज को तो ध्यान में रखा गया था, लेकिन अभी भी ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी ये जो एसोसिएशन है। इसीलिए साइमन कमीशन का भी इन्होंने विरोध किया 1927 में, क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे और ब्रिटिशर्स
इंडिया की प्रॉब्लम्स को कैसे समझेंगे सभी के सभी, तो इसीलिए इसका साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। और इसी के चलते हुए जब यहाँ पे लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, साइमन कमीशन के जब विरोध किए जा रहे थे उस समय पर उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा या मारपिटाई वगैरह की वजह से। और उसके बाद यहाँ पर जो जेपी सॉन्डर्स को असैसिनेट किया गया, और वाइसराय इरविन ट्रेन बॉम्बिंग भी HSRA के ही टाइम पर हुई है। तो आपको ये कुछ मेन इनकी जो इनके समय में हैपनिंग्स है उसको ध्यान में रखना होगा। लेकिन बाय द 1930s तक आते आते, 1930 के एंड तक आते आते यहाँ ब्रिटिश क्रैकडाउन की वजह से HSRA डिसबैंड हो गया और एक तरह से इसको सप्रेस कर दिया गया। एक और यहाँ पर एक टॉपिक है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, दैट इज दी की स्पोर्ट्स रिलेटेड बिल्स पास इन द पार्लियामेंट। इसके तहत हमने देखना है, पार्लियामेंट ने ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 बिल्स को पास किया है अभी, जो कि है हमारे पास नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और यहाँ पर है नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे दोनों ही स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इसीलिए स्पोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है। और हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो गवर्नेंस है उसको हमने स्ट्रेंथन करना है, ट्रांसपेरेंट करना है और सशक्त बनाना है, ताकि हम लोगों की जो गवर्नेंस है वो एक वर्ल्ड लेवल पर उनके पैरेलल आ जाए। तो इसीलिए हम एक एक को देखते हैं। पहले सबसे पहले दैट्स अ नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। इसके तहत आपको जो याद रखना चाहिए वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाएगी, पहली बात ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक नेशनल ओलंपिक कमेटी बनाएगी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी बनाएगी और स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाएगी जो कि हर स्पोर्ट के लिए होगा। ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्स फेडरेशन हर एक स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग बनाई जाएगी। बाकी इंडिया में ये बॉडीज भी बनाई जाएंगी जो कि अगेन नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड होगा, नेशनल ओलंपिक कमेटी होगी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी होगी और एक स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कि हर स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग होगा। और यहां पर जो NSB है यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं कोई स्पोर्ट्स बॉडी को। जैसे BCCI है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई एक बॉडी है, उसको वो कैंसिल भी कर सकते हैं, उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इंक्वायरीज वगैरह होती हैं हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, या कोड ऑफ एथिक्स हैं गेम से जुड़े हुए, जो सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इवन इलेक्शन इन जगहों के जो लोग चेयरमैन वगैरह कौन बनेगा पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बोर्ड का, तो ये सारे के सारे जो काम है ना वो NSB किया करेगी हर स्पोर्ट के लिए, ताकि हम एक इंटरनेशनल लेवल की जो कंप्लायंस कर सकें। एक और यहाँ पर बात है, यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है कि जो नेशनल या रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जैसे साउथ की फेडरेशंस हैं किसी स्पोर्ट्स को लेकर, उनके अंदर बॉडी जो होगी जो ये सारे चीज़ों को मैनेज करेगी, स्पोर्ट्स को मैनेज करेगी रीजनल लेवल पर, वहां पर 15 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। एटलीस्ट इसमें से 2 आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होंगे और 4 वुमेन होंगी। और ये भी एथिक्स, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और एथलीट्स जो कमेटी है, इनको मतलब ये इन फेडरेशंस के पास ये बॉडीज होनी चाहिए ताकि इन मुद्दों को भी रिजॉल्व किया जा सके। तो बस आपको इतना पता हो, आपको एग्जैक्ट वहां पे बस ये रिकॉग्नाइज करना है कि इस तरह का कुछ अभी इनिशिएटिव लिया गया है। और साथ ही साथ एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा। जो ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, जो कि जैसे कोर्ट्स होती हैं, कोर्ट्स में हम अपने मुद्दों को लेकर जाते हैं, वहाँ पे हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है लीगल वे से, इसी तरह से ट्रिब्यूनल स्पेशली बनाए गए हैं जो कि स्पोर्ट्स के मुद्दों को लेकर जहाँ आप शिकायत कर सकते हो और आपकी समस्या को समाधान दिया जाएगा। वहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे और जिसके तहत 3 मेंबर्स होंगे यहाँ पे, जिसमें कोई मतलब रिटायर्ड या जो अभी सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो चेयरपर्सन होंगे इस ट्रिब्यूनल के। और यहाँ पे चीफ जस्टिस भी होंगे इसके अंदर हाई कोर्ट के। तो आपको याद रखना है यहाँ पर या वो रिटायर्ड होंगे या वो सर्विंग होंगे। तो ये नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनेंगे जिसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे और इनके पास सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी, यानी कि ये समन कर सकते हैं, किसी को अपने समक्ष बुला सकते हैं और बुलाकर उनको यहाँ पे गवाही के लिए या पर्टिकुलर जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं, एविडेंस है, वो पेश करने के लिए कह सकते हैं। यानी कि सिविल बॉडी या सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी। For the speedy dispute, it excludes the doping, internal disputes and the international event matters and appeal to the। और यहाँ पर डोपिंग, इंटरनल डिस्प्यूट वगैरह से जुड़े मुद्दों को नहीं डील करेगा ये। हालांकि ये यहाँ पे जो आपको डिसीजन दिया जाएगा उसके अगेंस्ट आप अपील लेकर जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ये याद रखना है आपने। तो ओवरऑल आपने वहाँ एग्जाम में रिकॉग्नाइज करना है, तो इसीलिए इतना एनफ है। और ये जो बॉडीज हैं हमारे पास, ये पब्लिक अथॉरिटी यानी कि RTI, आप इनके कोई भी इंडिया का पर्सन RTI के थ्रू इन बॉडीज से इंफॉर्मेशन ले सकता है कि इन्होंने इतने टाइम में क्या क्या काम किया, जो ये बॉडीज बनाई जा रही हैं। तो ये
पब्लिक अथॉरिटी के अंदर है, इसीलिए आरटीआई के अंडर ये आएंगी, आपको ये याद रखना है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए आपको पता हो दैट स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट्स का अपना प्रेरोगेटिव है कि वो उससे जुड़े हुए कानून मुद्दे कैसे बना सकते हैं। तो ये एंट्री नंबर 33 यानी कि जो स्पोर्ट्स या स्टेट्स की जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है उसमें एंट्री नंबर 33 है ये, और 7th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके तहत यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी नेशनल लेवल पे रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर बॉडीज़ होना ज़रूरी है, ताकि स्टेट्स अपनी मनमर्जी से जो बॉडीज़ बना रहे हैं वो इंटरनेशनल पैरामीटर्स के साथ मैच कर रही है या नहीं, इससे जुड़ा हुआ यहाँ पर ये मुद्दा रहता है। तो इसीलिए ये स्पोर्ट्स बिल अभी पास किए गए हैं। इसी तरह का एक और स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ बिल पास किया गया जिसका नाम है नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 का। क्योंकि अमेंडमेंट क्यों है? क्योंकि ओरिजिनली ये 2022 के अंदर आ चुका है। तो अभी हमने इसके अंदर अमेंडमेंट क्या की है कि हमने इसका जो एंटी डोपिंग फ्रेमवर्क है, एंड डोपिंग क्या होता है कि कई एथलीट्स जो है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें स्पोर्ट्स में, कई तरह के जो केमिकल्स जो कि बैंड होते हैं वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं या उसको इनहेल कर लेते हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। तो इसीलिए जो डोपिंग है वो एक तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस है, इलीगल है। इसे रोकने के लिए ही ये बिल यहाँ पर आया है, ताकि इंडिया के अंदर एंटी डोपिंग फ्रेमवर्क को डेवलप किया जा सके, ताकि डोपिंग को हम रोक सकें और यूनेस्को की जो कन्वेंशन है अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स उसको फॉलो किया जा सके। इसके तहत इंडिया की जो एक एजेंसी है दैट इज नोन एज द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वो रूल्स बनाएगी यहाँ पे एंटी डोपिंग रूल्स, और कंडक्ट करेगी वो टेस्टिंग जो कैंडिडेट्स हैं, स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर। इसके साथ साथ ये बिल क्या बता रहा है हमें कि यहाँ पर एक नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स भी बनाया जाएगा। ये तो है ही, हमारे पास एक एजेंसी तो है जो चेक करेगी, टेस्टिंग करेगी, लेकिन साथ ही साथ ये सारे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर नेशनल बोर्ड भी होगा जो एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स टू ओवरसी द नाडा, दैट इज इन नेशनल जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उसको उसकी देख रेख करने के लिए एक हमारे पास बोर्ड भी होगा, नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस किया करेगा समय समय पर कि कैसे हम इंडिया में डोपिंग को रोक सकते हैं। तो मेनली बाकी इसमें वही पॉजिटिव बातें हैं कि इसके और अच्छे अच्छे काम होंगे। तो आपको ये याद रखना है 2 बिल्स अभी पास हुए हैं, दोनों स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। इसी तरह एक और नेक्स्ट यहाँ पर हम न्यूज़ की तरफ जा रहे हैं जिसमें कि मेजर अनाउंसमेंट्स बताई गई हैं। 79th इंडिपेंडेंस डे था, उसमें ये बताया गया था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी विज़न यहाँ पे शेयर की, और लाल किले से जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि 2047 तक हम आते आते जो है एक डेवलप्ड नेशन जो है उसका स्टेटस अचीव कर लेंगे, ये हमारा टारगेट है, क्योंकि तब हमारे आज़ादी के लगभग 100 साल पूरे हो चुके होंगे। तो इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ यहाँ पर घोषणाएं की थी। तो मेजर अनाउंसमेंट्स के अंदर उन्होंने सबसे पहले कहा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना वो लॉन्च करेंगे, जिसमें कि लगभग 3.5 करोड़ जॉब्स जो हैं वो अगले 2 साल में दी जाएंगी, और जिसमें न्यूली एम्प्लॉयड जो यूथ हैं, जो लड़के लड़कियां अभी एम्प्लॉयड होंगे, जो पहली बार जॉब लगेंगे, उन्हें लगभग 15,000 रुपए की सब जो एक एज अ सपोर्ट वो दी जाएगी, प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, और इससे 3 करोड़ के आसपास जो इंडिविजुअल है उनको फायदा होगा। और ये हमारा एक स्टेप होगा स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत की तरफ बढ़ने का, यानी कि प्रॉस्परस इंडिया की तरफ बढ़ने का। एक और अनाउंसमेंट उन्होंने की, मिशन सुदर्शन चक्र। इसका मतलब था कि इंडिया में हम 2035 तक जो हमारी इंडिया की मेन साइट्स हैं, चाहे वो सिविलियन साइट्स हैं या आर्मी की साइट्स हैं, उन जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक आयरन डोम, जैसे इजराइल के अंदर जो वहाँ पे आयरन डोम एक यू कैन से एक टेक्नोलॉजी लगाई गई है, ताकि अगर उनके ऊपर कोई भी मिसाइल कहीं किसी भी डायरेक्शन से आती है तो ऑटोमेटिकली मतलब 24/7 वो सर्वेलेंस पे रहती है, और अपनी इजराइल अपनी सिटीज़ की या जो मेन जगहें हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है विद दी आयरन डोम अपना एयर डिफेंस सिस्टम। इसी तरह का हम इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे जिसका नाम होगा सुदर्शन चक्र, जो कि इंडिया की मेन साइट्स को बचाएगा। ये हमने 2035 तक अचीव करना है, ये भी याद रखना है आपने। सेमीकंडक्टर्स, जो कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, वॉशिंग मशीन्स हो या कैलकुलेटर्स हो, या इवन आपके पास जो व्हीलर्स हैं या 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, इन सभी में सेमीकंडक्टर्स जो हैं आजकल लगते हैं। तो इंडिया भी अपने यहाँ पर 2025 के एंड तक आते आते हम यहाँ पर अपनी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर्स को लेकर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है वो ताइवान के अंदर होती है। सेमीकंडक्टर्स को बनाते हुए, इन चिप्स को बनाते हुए बहुत
बारीकी का काम चाहिए, प्रिसीजन चाहिए वहाँ पे, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हो डेलिकेट वर्क है, ताकि यहाँ पर हम इंडिया में अच्छे लेवल की प्रोडक्शन कर सकें। इसीलिए इंडिया भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और 2025 तक हम अपनी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बना लेंगे। वर्ल्ड का लगभग 60% जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो ताइवान से ही हम लोग, या पूरे वर्ल्ड को ताइवान ही एक्सपोर्ट करता है। एक और अनाउंसमेंट की, दैट्स अ नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसका नाम है समुद्र मंथन, जिसके तहत इंडिया आने वाले समय में हम समंदर से जो है ना ऑफशोर, यानी कि समंदर के अंदर से हम ऑयल, गैस और मिनरल रिसोर्सेज वहां से हम ऑब्टेन करेंगे। ये भी हमारा एक टारगेट है। इसी तरह हम आने वाले समय में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स यहां पे करेंगे, जिन्हें हम अक्टूबर 2025 में लॉन्च करने वाले हैं, ताकि इंडिया जब 2047 में जब हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, उस समय पर ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब हम जो है ना हमारे लिए जो नए तरह के रिफॉर्म्स हैं वो हमारे लिए वैल्यूएबल होंगे। इसी तरह से इंडिया में हम हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन, इसकी भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं, इलीगल जो इमिग्रेशन हो रही है इंडिया के अंदर, चाहे वो हमारे, क्योंकि हमारे बॉर्डर एरियाज काफ़ी पोरस हैं, वहाँ से कई जगह पर एंट्री पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ अभी भी आप हम यानी कि आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं इलीगली जो इंडिया में एंटर कर रहे हैं उनको हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो हमने उनको रोकना है ताकि इंडिया की जो सिक्योरिटी, यूनिटी और यहाँ के जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ इंडिया 2047 तक यहाँ पर अपने 10 नए रिएक्टर्स को, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनको लगा चुका होगा, और हमारी जो न्यूक्लियर पावर है उसको हम 10 गुना कर चुके होंगे 2047 तक। ये भी आपने याद रखना है, ये टारगेट्स या ये मेजर अनाउंसमेंट्स की गई है। और एक लास्ट है, दैट्स अ क्लीन एनर्जी टारगेट अचीव्ड। इंडिया ने यहाँ पे ये हम कर चुके हैं, ये करना नहीं है, कर चुके हैं हम। इसमें क्या है कि इंडिया ने टारगेट रखा था कि 2030 तक हम जो 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेसिटी है हमारी, जो हम नॉन फॉसिल सोर्सेज से लेंगे, यानी कि पेट्रोल, कोल वगैरह को छोड़कर हम अपनी एनर्जी जितनी भी रिक्वायर्ड है उसका 50% हम नॉन फॉसिल सोर्सेज से अचीव करेंगे, यानी कि विदाउट कोल और पेट्रोल एटसेट्रा। तो हमने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है 2025 तक। तो इसीलिए हम 5 साल पहले ही ये टारगेट अपना अचीव कर चुके हैं, क्लीन एनर्जी टारगेट अचीव्ड। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो भी आपने देखी। इसके तहत एक्चुअली इंडिया में हम चाह क्या रहे हैं कि जो हमारी यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं या करेंगे आने वाले समय में, वो सरकार के साथ रजिस्टर्ड हो। तो पता कैसे चलेगा, जब पहली बार जॉब करने के लिए जो यूथ एज में हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट की एजेंसी का नाम है EPFO। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, याद रखिए इसमें जब इंडिया को ये पता होगा कि हमारे साथ हमारे यहाँ पे वर्कर कितने हैं, तो तभी तो हम उनको सोशल सिक्योरिटी कवरेज देंगे, उनको हर महीने की सपोर्ट के तौर पर उनको हेल्थ से जुड़ी हुई, एजुकेशन से जुड़ी हुई हम सपोर्ट दे सकेंगे, अगर हमें पता होगा कितने वर्कफोर्स हैं इंडिया के पास। तो इसीलिए हम इसके तहत क्या करने वाले हैं कि हमने 2027 तक, आने वाले 2 साल में हमने 3.5 करोड़ जॉब्स जो है वो क्रिएट करनी है। और जो फर्स्ट टाइम हमने इंसेंटिव देना है किसे, जो पहली बार जॉब करने आ रहा है, और जो पहली बार जॉब करने आ रहे हैं उनको जॉब दे रहा है, यानी कि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स दोनों को ही हमने यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को ही सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को देख रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जॉब करने के लिए आ रहे हैं उन कैंडिडेट्स को हम रजिस्टर करवाएंगे यहाँ पे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उन्हें एज अ सपोर्ट हम 15,000 रुपीज भी यहाँ पे देंगे। और ये 2 इंस्टॉलमेंट में देने हैं, 7,500 कैसे, जब वो 6 महीने तक अपनी सर्विसेज दे चुके होंगे, यानी कि काम कर चुके होंगे, एंड तब उनको 7,500 रुपये मिलेंगे। और सेकंड 7,500 कब मिलेंगे, जब वो 12 महीने फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि इन्वेस्ट कैसे किया करते हैं, इससे जुड़ा हुआ प्रोग्राम बनाएंगे हम। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जब उन्हें आ जाएगी तब उन्हें 7,500 रुपये मिलेंगे। तो इसका मतलब है, और ये किन लोगों को मिलेंगे, सभी को नहीं मिलेंगे, ये उनको मिलेंगे जिनकी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपीज से कम है। ठीक है, तो उन लोगों को यहाँ पर इस जॉब के इस स्कीम के तहत 15,000 रुपये दिए जाएंगे, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में। पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी उनके लिए है जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो जॉब दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम जॉब करने आ रहे वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको जो जॉब देंगे, उन्हें मान लीजिए अगर लेट्स से
आप वो पर्सन है, मैं वो पर्सन हूँ, अगर मैंने किसी पर्सन को ऐसे को जॉब दी तो यहाँ पे गवर्नमेंट मुझे 3000 रुपीज पर मंथ देगी पर एम्प्लॉय फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे जॉब्स को क्रिएट करने के लिए। जब गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव देगी तो नेचुरली हम लोग भी यहाँ पे जॉब्स को क्रिएट करेंगे। तो इसी तरह से ये इंसेंटिवाइज किया जा रहा है एम्प्लॉयर्स को भी, और ये सिर्फ उन नई जॉब्स के लिए होगा जहां पर कैंडिडेट 6 महीने तक एटलीस्ट काम कर रहे हैं, तभी उस एम्प्लॉयर को 3000 रुपए पर महीना पर एम्प्लॉय मिला करेगा। हालांकि ये 2 साल के लिए दिया गया है, परंतु मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वहां पर यही स्कीम 3rd और 4th ईयर के लिए भी लागू होगी, और यहां पर इसीलिए हम 2.6 करोड़ के आसपास नई जॉब्स क्रिएट करने का सपना देख रहे हैं अभी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। एंड नाउ वी आर डीलिंग विद द लास्ट न्यूज, दैट इज द ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया स्कीम, OCI बोलते हैं जिसे। गाइस याद रखिए, इसमें यहाँ पर हमारे कई जो जैसे इंडियंस हैं जो फॉरेन के अंदर सेटल हो जाते हैं, वो इंडिया का जो वो हालांकि अपना इंडिया से नाता रखना चाहते हैं। कई इस तरह के हैं जो इंडियन ही होते हैं लेकिन वो काफ़ी टाइम फॉरेन में रहते हैं, वो वहाँ पर कोई किसी तरह का कार्ड वगैरह नहीं बनाते। जो इंडियन है और बाहर रहता है 182 डेज से ज़्यादा, उसे हम बोलते हैं NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। वो इंडियन ही होता है, उसके सारे राइट्स यहाँ पर होते हैं। बट जो पर्सन बाहर रह रहा है और उसने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है, फॉरेन की वो ले चुका है, तो उस पर्सन को हम इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दे सकते, क्योंकि इंडियन सिटीजनशिप 2 देशों को मतलब सिटीजन आप नहीं हो सकते, ये इंडियन गवर्नमेंट कहती है। इसका मतलब ये है कि लेट्स से कोई आपका नोन है जो पर्सन USA या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK में रहने शुरू कर दिया है और उसने वहाँ का एक परमानेंट यू कैन से या सिटीजनशिप ले ली है, बट वो अभी भी इंडिया के साथ जुड़ा रहना चाहता है, तो वो यहाँ पर OCI कार्ड बना सकता है, उसको हम बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन उसके क्या राइट्स हैं क्या नहीं, वो इसमें आपने देखने हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि होम मिनिस्ट्री ने अभी जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको जो कार्ड्स हम देते हैं उसको बोलते हैं OCI कार्ड्स, उनको कैंसिल किस किस ग्राउंड पे किया जा सकता है, यहां पर ये बताया है कि अगर कोई पर्सन जो OCI है, जिसके पास एक कार्ड है, वो बाहर रह रहा है वहां पर और उसे 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, या वो चार्जशीट हो जाता है, यानी कि उसको अभी सजा नहीं हुई लेकिन चार्जशीट हो गई है, फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल विद द 7 ईयर्स और मोर, ऐसे किसी केस में जहां पे उसे 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, उसके खिलाफ चार्जशीट शुरू कर दी गई है, तो उस व्यक्ति का हम OCI जो कार्ड है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये किस क्लॉज के तहत किया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 7D जो सेक्शन है हमारा अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके तहत जो है हमने होम मिनिस्ट्री ने ये रूल्स को अभी एक्सपैंड किया है कि कैसे हम OCI कार्ड कैंसिल इन ग्राउंड्स पे कर सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए ये स्कीम हमने कब शुरू की थी, 2005 में शुरू की थी। इंपॉर्टेंट है किस कैसे शुरू की थी, जब हमने सिटीजनशिप एक्ट हमारा 1955 का उसको अमेंड किया और हमने यहाँ पर जो लोग थे, जो इंडिया के रहने वाले लोग थे, जो इंडिया में जिनका जन्म हुआ लेकिन वो फॉरेन में रहने लगे हैं, उन्हें हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। उन लोगों को भी इंडिया से अभी भी जुड़े रहना है, हालांकि वो फॉरेनर बाहर की वो सिटीजनशिप ले चुके हैं, तब भी हम उन्हें ये इस प्रकार का कार्ड दे रहे हैं। ये कोई इंडिया की नागरिकता शो नहीं करता कि अगर मेरे पास OCI कार्ड है और मैं कनाडा से हूँ, वहाँ का सिटीजन हूँ, और मेरे पास OCI कार्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिया का सिटीजन भी हूँ। हालांकि वो कार्ड होने से मुझे क्या क्या बेनिफिट है वो आपने देखने हैं इसमें। अगर मेरे पास ये कार्ड है तो मैं यहाँ पर कभी भी इंडिया में एंटर कर सकता हूँ, मुझे बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं जितनी मर्जी बार यहाँ पे आ जा सकता हूँ। और OCI का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये सिटीजनशिप नहीं है। और कार्ड होल्डर्स जो हैं, जैसे OCI कार्ड जिसके पास है, उसे जब भी कोई फॉरेनर इंडिया में आता है ना, तो उसे एक लोकल पुलिस स्टेशन में अपना एक बार रजिस्टर कराना होता है कि मैं इंडिया में आ चुका हूं जी और मैं इतने दिन के लिए स्टे करूंगा, तो वो किसी पुलिस स्टेशन में अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। लेकिन जिसके पास OCI कार्ड है उसे इस तरह से पुलिस स्टेशन में जाकर अपने स्टे के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितने दिनों के लिए यहाँ पे रहने वाला हूँ। और इसीलिए इंडिया में जैसे अभी वर्ल्ड लेवल पर हमने लगभग 45 लाख के आसपास OCI कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसे कार्ड्स लेने वालों की कहाँ से है, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से। एलिजिबिलिटी वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं है अभी आपको, इसमें बस याद रखना है आपने, OCI कार्ड नहीं बनता है उन लोगों का जो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं, उन लोगों का, अगर वो इंडियन ओरिजिन के लोग भी हैं वहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तान या बांग्लादेश में, वहाँ के लोगों को हम OCI कार्ड नहीं देते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या है,
अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो आप कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में नहीं बना सकते, ना ही आप इंडिया में वोट दे सकते हो, क्योंकि आप भारत के नागरिक नहीं हो, और ना ही आप इलेक्शंस में यहाँ पे जा सकते हो, कॉन्टेस्ट कर सकते हो, ना ही आपको प्रेसिडेंट बना सकते हैं, ना ही वाइस प्रेसिडेंट, ना ही जज। हालांकि ये सारी चीज़ें कौन अवेल कर सकता है? एनआरआई, क्योंकि वो इंडियंस ही हैं बट वो बाहर रह रहे हैं। ना ही आप यहाँ पे आर्टिकल 16 के तहत पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए जो राइट इंडियंस को दिया जाता है, सिटीजन्स को दिया जाता है, वो भी आपको अवेलेबल नहीं होगा ओसीआईज को। हालांकि कुछ जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, बट सभी जॉब्स के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप एक रिसर्च करना चाहते हो, आप ओसीआई कार्ड है आपके पास, इंडिया में रिसर्च करना चाह रहे हो, आप कोई जर्नलिस्ट वर्क करना चाह रहे हो, मिशन यानी कि कोई अपना धर्म से संबंधित किसी मिशन से जुड़े हुए एक्टिविटी करना चाह रहे हो, पहाड़ों के ऊपर यानी कि माउंटेनियरिंग करना चाह रहे हो, या किसी ऐसी जगह पे जो प्रोटेक्टेड है जैसे मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट की जगह है या कश्मीर की जगह है, वहाँ पे जाना चाह रहे हो, तो आपको स्पेशल परमिट लेने होंगे, जबकि इंडियंस को इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। सो ओवरऑल आपको ये पता हो कि हमारे पास यहाँ पर जो ओसीआई कार्ड है वो उसकी साथ आपको क्या बेनिफिट है और किस तरह की आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को फॉलो नहीं करते, उस डिससेटिस्फाइड हो, या आपने वॉर टाइम में इंडिया का साथ नहीं दिया और ओसीआई कार्ड आपके पास है, तो ऐसे टाइम में आपका जो ओसीआई कार्ड कैंसिल किया जा सकता है। वो इंडिया के पास यहाँ पे राइट्स रिजर्व्ड हैं। अगर आप इंडिया के लोगों की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करोगे तो भी आपका ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको ये इसमें बस ये याद रखना है कि आखिरकार लीगल स्टेटस क्या है दोनों का, ओसीआई का और एनआरआई का। एनआरआई उसको बोलते हैं जो 182 डेज से ज़्यादा दिनों के लिए फॉरेन में रहता है, पर वो इंडियन ही होता है, इसीलिए उसे अलग से पासपोर्ट कोई नहीं बनाया जाता, उसे उसके पास इंडियन पासपोर्ट ही होगा। और ये पर्सन जो भी है, ये राइट है इसके पास कि ये वोट का अधिकार है, इसको इलेक्शन भी लड़ सकता है, और ये हर तरह की एक्टिविटी वो कर सकता है जिसके लिए ओसीआई वालों को परमिशन लेनी पड़ती है। ये वोट नहीं दे सकते यहाँ पे, ये मल्टीपल टाइम इंडिया में आ सकते हैं, मल्टीपल एंट्री पॉसिबल है, और पर्सन रजिस्टर्ड एज अ ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन, ये 1955 के तहत हम जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत ये बनाया जाता है। तो आपको ये यहाँ पे फ़र्क पता होना चाहिए। सो गाइज, आई होप आपको जो करंट अफेयर मेरे अकॉर्डिंगली जैसे इम्पॉर्टेंट है और आपको अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन को आपको ऑब्जेक्टिवली इसको एक शॉर्ट नोट्स इसके बनाएं और आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन जगहों से क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो रूल्स आपने ओसीआई से जुड़े हुए पूछे हैं, ये भी स्टेट सर्विसेज में एग्जाम्स में देखे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, चाहे वो WTO से जुड़े हुए हैं आपको, या हमारे पास जो बिल्स हैं उनको पास किया गया, वो क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता हो। सो आई होप आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।